हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और आज हम कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5। ऑलरेडी 4 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को रीड किया है। अब बारी है कि जो भी चीजें हमने पढ़ी है ऑन दैट बेसिस हम क्वेश्चन का आंसर करें। सो फटाफट से ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। यस, चलिए तो शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई। ओके, सो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। फटाफट से हम क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज here are two types of seeds। ठीक है भाई, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के seeds present हैं। What differences do you find among the roots and leaves venation in their plants? तो दो टाइप के सीड्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है। नाउ इनके रूट्स और इनके वेनेशंस के बारे में हमको बताना है। किसके बेसिस पे? सिर्फ और सिर्फ सीड्स के बेसिस पे। ठीक है, कौन कौन से सीड्स है हमारे पास? ये वीट है एंड किडनी बीन्स है। समझ में आया? तो देखो, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया तो ठीक है। फीचर्स के बारे में हम इसके बात कर लेते हैं कि किस किस फीचर्स के बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, किसको आइडेंटिफाई करना है हमको? वीट को और किडनी बीन्स को। अच्छा, वीट मोनोकॉट है कि डाइकॉट है? कैसा होता है वीट? इट्स मोनोकॉट। ठीक, वीट होता है हमारा मोनोकॉट। उसके बाद हम बात करते हैं किडनी बीन्स के बारे में, और किडनी बीन्स होता है डाइकॉट। ठीक है, किडनी बीन्स हमारा क्या हो जाएगा? डाइकॉट हो जाएगा, डाइकॉट्स। चलो, फर्स्ट थिंग इज हमें इनके रूट सिस्टम के बारे में जानना है। फर्स्ट चीज हमें इसके किसके बारे में जानना है बच्चे? हमें इसके रूट सिस्टम के बारे में जानना है। तो जो मोनोकॉट होते हैं उनके पास कैसा रूट होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। कैसा रूट सिस्टम होता है इनके पास? फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। अब देखो, दूसरा आप खुद ही समझ गए होंगे, दूसरा आप खुद ही समझ गए होंगे। डाइकॉट है तो टैप रूट सिस्टम हो जाएगा, टैप रूट सिस्टम। पहली चीज हमने आइडेंटिफाई कर दी। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर रूट सिस्टम है फाइब्रस, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है यहाँ पे हमको? तो डेंस नेटवर्क ऑफ थिन रूट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक बड़ा सा रूट आएगा, ठीक, और उसमें क्या हो जाएगा? नहीं, फाइब्रस वाले की अगर हम बात करें तो फाइब्रस वाले में क्या होता है? बहुत सारे उसमें हमको रूट्स नजर आते हैं। टैप रूट में क्या होता है? एक सिंगल सा रूट आएगा और उसमें बाकी उसके लेटरल ब्रांचेस हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो रूट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब हम बात करते हैं कि रूट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, फाइब्रस रूट कैसा दिखता होगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। इट्स डेंस। ठीक है, कैसा हो जाएगा? डेंस नेटवर्क ऑफ थिन रूट। और अगर हम इसकी बात करें, टैप रूट के बारे में बात करें, तो सेंट्रल रूट कैसा होता है? थिक होता है, बहुत ज्यादा मोटा होता है। तो सेंट्रल थिक टैप रूट, और इसी में लेटरल ब्रांचेस लगे होते हैं विद लेटरल ब्रांचेस, तो रूट के बारे में जान लिया। अब लीफ के बारे में जानते हैं कि इनका बच्चे लीफ वेनेशन कैसा हो जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछा था ना। यस, लीफ वेनेशन। ठीक है, लीफ वेनेशन। अगर जो हमारे पास फाइब्रस रूट है तो उसके लीफ में कैसा वेनेशन देखने के लिए मिलेगा हमको? पैरेलल वेनेशन देखने के लिए मिलेगा। पैरेलल वेनेशन हमें देखने के लिए मिल जाएगा।
अगर टैपरूट है तब कैसा दिखेगा, रेटिक्यूलेट, ठीक है, कैसा दिखेगा हमको, रेटिक्यूलेट वेनेशन, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन। अब लीफ वेनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। लीफ वेनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो पैरेलल में क्या होता है, वेन्स जो हैं वो पैरेलली रन करती हैं अलोंग दी लेंथ ऑफ दी लीफ। सो क्या लिखेंगे हम, वेन्स रन पैरेलल along the, ठीक है, veins run parallel along the length of leaf, clear। now यहाँ पे क्या हो जाएगा रेटिकुलेट वाले में, यहाँ पे हमें नेटवर्क देखने के लिए मिलता है, ठीक है, वेन्स का, ब्रांचिंग वेन्स देखने के लिए मिलती है विद परमानेंट मिडरिप, बीच से जो मोटी सी वेन जाती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम मिडरिप कहते हैं, ठीक है। सो नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग, network of branching veins with thick mid, ठीक है, मिड वेन कर लो, ठीक है, मिड रिप कर लो या फिर मिड वेन कर लो, गॉट इट, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन होता है ओवर, पहला क्वेश्चन बच्चे हमने यहाँ पे कर लिया है ओवर। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो इन दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्वेश्चन को कट कॉपी पेस्ट कर ले यहाँ पे, यस क्या क्या चीजें हैं, okay, so name of some animals are given below, group them on the base of their habitat। तो animals को हमको group करना on the base of their habitat। write the name of the aquatic animals in area marked A and the terrestrial animal in the area marked B, enter the name of the animal living in both habitat, ठीक है, एक हमारा पानी में रहने वाले एनिमल है, एक लैंड पे रहने वाले एनिमल है, और कुछ ऐसे एनिमल है जो दोनों ही जगह पे रहते हैं, ठीक, समझ में आ गया। और इनमें से ही हमको बताना है कि कौन ए की कैटेगरी में आएंगे, कौन बी की कैटेगरी में आएंगे और कौन सी की कैटेगरी में आएंगे। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? ए क्या है बच्चे, यहाँ पे हमारा एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक, ए जो है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स है। तो इसमें से फटाफट से फाइंड करिए कि एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से होंगे। यस, एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से होंगे, हॉर्स है, डॉल्फिन है, फ्रॉग है, शीप है, क्रोकोडाइल है, स्क्विरल, व्हेल, अर्थवॉर्म, पिजन एंड टोर्टोइस। क्या हो जाएगा एक्वेटिक एनिमल में, देखो हमें डॉल्फिन दिख रहा है, यस डॉल्फिन होगा, एंड डॉल्फिन के साथ साथ जो क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल होता है नहीं, वो जमीन पे भी रहते हैं, वो दोनों जगह रहते हैं, तो सिर्फ हमें पानी पानी वाले ढूंढना है, डॉल्फिन हो गया और व्हेल, यस चलिए, तो एक हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये, क्योंकि परमानेंट पानी में ही रहते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं, परमानेंट पानी में रहते हैं, ओके। नाउ B1, बी है हमारे यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल, एनिमल्स यानी कि जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, बताइए फटाफट से। पहला ही हमारा कैसा एनिमल है, लैंड वाला एनिमल है, तो हॉर्स है, फिर दूसरा हमारा हो जाएगा शीप, ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, स्क्विरल, फोर्थ हमारा क्या है, अर्थवॉर्म, राइट, हॉर्स है, शीप है, स्क्विरल है, अर्थवॉर्म है, और कौन सा हो सकता है, पिजन। यहाँ पे एनिमल की ही कैटेगरी दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे एनिमल की ही कैटेगरी दे रखी है, तो हम इसको पिजन लिख देंगे।
नाउ द थर्ड वन इज जो दोनों ही जगह पे रहते हैं, बोथ ए एंड बी। सी है हमारा बोथ ए एंड बी, यानी कि पानी में भी रहेंगे वो और जमीन पे भी रहेंगे वो। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? फ्रॉग है, फ्रॉग दोनों जगह पे रहते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या हो जाएगा? क्रोकोडाइल हो जाएगा। एंड थर्ड वन यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोर्टाइज, ये भी दोनों जगह पे रहते हैं। तो इसी के साथ बेटा हमारा क्वेश्चन 2 भी होता है ओवर, क्वेश्चन 2 भी हमारा यहाँ पे होता है खत्म। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, इसको फटाफट से लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन 3, question 3 is Manu's mother maintained a kitchen garden. One day, she was digging out radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of root. क्या बताती है मनु को कि रेडिश कैसा है? एक प्रकार का रूट है। Examine the radish and write what type of root it is. What type of venation would you observe in the leaves of the radish plant? तो किस टाइप का रूट होगा? उसके लीव्स में आपको किस तरीके के वेनेशंस देखने के लिए मिलेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेडिश एक टाइप का रूट है जिसको हम कहते हैं टैप रूट। अब सोचो टैप रूट क्या होता है? एक लंबी सी रूट, ठीक है, और उसमें लेटरल ब्रांचेस, उसको हम कहते हैं टैप रूट। ठीक, सो रेडिश इज अ टाइप ऑफ रूट, रेडिश इज अ type of root called टैप रूट। रेडिश एक टाइप का रूट है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? टैप रूट कहते हैं। टैप रूट कैसे होते हैं? थिक, ठीक है, सेंटर वाला जो पार्ट होता है, प्राइमरी रूट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं और बहुत डीप तक जाते हैं। ठीक, taproot are thick primary root. Taproot are thick primary root that grow, बिल्कुल डीप तक ये जाके ग्रो करते हैं। ठीक है, डीप into the soil, that grow deep into the soil। ठीक है, other than with the conical shape, other than with the, कैसा शेप होता है इनका? कॉनिकल शेप होता है, ऐसे कॉनिकल शेप विद दी ठीक है, विद दी कॉनिकल शेप। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी रूट्स के बारे में बात की। अब बात करते हैं इनके लीफ वेनेशन के बारे में। तो अगर इनका टैप रूट है तो इनका वेनेशन कैसा हो जाएगा? वेनेशन हो जाएगा बेटा इनका रेटिकुलेट वेनेशन। कैसा वेनेशन हो जाएगा बच्चे? इनका रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो द टाइप ऑफ रेडिश प्लांट, द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट है ना, द लीव्स ऑफ reddish plant, the leaves of reddish plant exhibit reticulate वेनेशन। किस टाइप का वेनेशन हो जाएगा इसका? रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगा। विच, और किस टाइप की सीड्स होते हैं ये जिनका रेटिकुलेट वेनेशन होता है? उसमें डाइकोटिलिडन होता है। ठीक है, विच इज टिपिकल ऑफ डाइकोटिलिडस प्लांट, विच इज टिपिकल ऑफ, ठीक है, विच इज टिपिकल ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट। ठीक, इनके हमने सीड्स
के बारे में भी बात कर लिया है, ठीक है, इनके हमने सीट्स के बारे में बात कर लिया, और ऑलरेडी हमने पहले भी क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है, फर्स्ट ही क्वेश्चन में, कि रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है, जिसमें बहुत सारे, हम ऐसा बोल सकते हैं, कैसा होता है, जिसमें बहुत सारे हमको ब्रांचेस नजर आते हैं, ठीक है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिनका होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन है। तो ये बेटा हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। नाउ विल मूव टू, अच्छा इसको पहले लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ओके, नाउ so question fourth is ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको फटाफट से रीड कर ले। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? लुक एट दिस इमेज ऑफ द माउंटेन गोट एंड द गोट फाउंड इन द प्लेन्स, ठीक है, तो माउंटेन गोट भी है हमारे पास और ऐसे गोट भी है जो प्लेन्स पे मिलते हैं, जो हमारे घरों के आसपास हमको देखने के लिए मिलते हैं। Point out the similarities and the differences between them and what are the reason of these two reasons for these differences. Okay, तो इनमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है, एक तो हमको ये बताना है, एंड इनके रीजंस क्या है, इन डिफरेंसेस के हमको ये बताना, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी सिमिलैरिटीज के बारे में कि इनमें क्या क्या चीजें सिमिलर है, ठीक, फिर डिफरेंसेस के बारे में देख लेंगे हम। सिमिलैरिटीज, तो सबसे पहली सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों के दोनों सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों गोट हैं, ठीक है, एंड बिलोंग्स टू दी सेम फैमिली। बोथ आर गोट एंड बिलोंग्स टू दी सेम फैमिली। दोनों के दोनों गोट है और दोनों सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर हम इनके डाइट के बारे में बात करें तो ये कैसे होते हैं? हर्बीवोर डाइट होते हैं, ठीक। ये कैसे होते हैं बेटा? हर्बीवोरस होते हैं, मतलब ये क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, रूट्स को खाते हैं, स्टेम को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं। तो ऐसे स्पीशीज को, ऐसे एनिमल को हम हर्बीवोरस बोलते हैं, ठीक है। सो बोथ आर हर्बीवोरस, ठीक, क्लियर है? बोथ आर हर्बीवोरस एंड दे ईट plant leaves, stem, ठीक है, प्लांट हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, तो ये इनको कंज्यूम करते हैं, ठीक। तो ये इनकी क्या हो जाएगी? सिमिलैरिटीज हो जाएंगी। अब हम इनके डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इनमें अलग क्या क्या है, ठीक है। डिफरेंसेस, तो किस किस के बीच में हमको यहाँ पे डिफरेंसेस देखना है? माउंटेन गोट एंड प्लेन्स गोट। एंड प्लेन्स गोट। फर्स्ट डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो माउंटेन के गोट होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे फर प्रेजेंट होते हैं ताकि उनको ठंडी एरिया से बचाया जा सके, ठीक है। सो हैज thick and has thick and long fur
to protect among, ठीक है, has thick and long fur to protect against, है ना, किससे बचाया जा सके, कोल्ड माउंटेन टेम्परेचर, कोल्ड माउंटेन टेम्परेचर, इस एरिया से इसको बचाया जा सके। वहीं अगर हम प्लेन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टर फार होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो तो वार्मर ही होता है, ठीक। सो हैज शॉर्टर फर suited for warmer climate, suited for warmer climate। एक डिफरेंस हो गया इनके बीच में। नाउ दी सेकेंड डिफरेंस, और क्या डिफरेंस हो सकता है बताओ, सोचो जरा। इनके अगर हमने अभी सिर्फ हेयर के बारे में बात की, ठीक है, इनके जरा हम हूफ्स के बारे में बात करते हैं, इनके टेक्सचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जिस सरफेस पे चलते हैं, जहां पे रहते हैं, वो किस तरीके से चल पाएंगे, किस तरीके से उनका एडेप्टेशन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, माउंटेन्स वाले की बात करें तो ये क्या अडेप्ट करते हैं, अडेप्ट फॉर क्लाइंबिंग रॉकी टेरेस, अडेप्टिंग ठीक है, अडेप्टिंग फॉर climbing, adapting for climbing rocky terrains। वही एज सच यहाँ पे प्लेन्स वाले में कुछ होता नहीं है, ये कहाँ पे रहते हैं, फ्लैट एंड ओपन एरियाज, ठीक है, सुटेबल फॉर फ्लैट एंड suitable for flat and open areas। Now the third one, ठीक है, इनके जो hooves होते हैं ना वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक, specialized hooves with the rough texture, with the स्पेशलाइज्ड हूफ्स विद द रफ टेक्सचर। क्यों होता है रफ टेक्सचर, ताकि इनका जो ग्रिप है वो बहुत अच्छा बन सके, फॉर बेटर ग्रिप, फॉर बेटर ग्रिप ऑन रॉकी एरियाज, फॉर बेटर ग्रिप ऑन रॉकी एरियाज। यहाँ पे क्या होता है, प्लेन्स वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनको क्या चाहिए, हमारा जो सरफेस है वो खुद ही इतना ज्यादा कैसा है, रफ है, ठीक है, तो इनको इतना ज्यादा रफ टेक्सचर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो हूव्स मोर सुटेड फॉर वॉकिंग, हूव्स more suited for walking in flat areas, ठीक है, वॉकिंग इन फ्लैट एरियाज, ठीक है, फ्लैट एरियाज हो गया या फिर ग्रास हो गया। ओके तो इसी तरीके से अब हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो होता है खत्म। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, बट उससे पहले फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके नाउ दी सेकेंड वन है ना, यानी कि 5th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सो ग्रुप दी फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप, ठीक है, हमें एनिमल्स को ग्रुप करना है 2 के बेसिस पे, based on their any features other than those discussed in the chapter, cow, cockroaches, pigeon, bat, tortoise, whale, fish, grasshopper and lizard। okay ठीक है, हमने कौन कौन से देख लिए थे, हमने वहां पे देखा था कि लैंड पे कौन से एनिमल्स रहते हैं,
और एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि उड़ने वाले जानवर कौन से होते हैं और कौन से जानवर जो है वो नहीं होते, है ना, यानी कि फ्लाइंग एनिमल्स एंड नॉन फ्लाइंग एनिमल्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ठीक, तो फटाफट से बताना बेटा कि फ्लाइंग एनिमल्स कौन से होंगे एंड नॉन फ्लाइंग एनिमल्स यहाँ पे कौन से होंगे। फ्लाइंग एनिमल्स एंड नॉन फ्लाइंग एनिमल्स। फ्लाइंग एनिमल्स एंड नॉन फ्लाइंग एनिमल्स, तो काऊ जो है वो किस में आएगा, काऊ जो है वो किस में आएगा, ये आ जाएगा हमारा नॉन फ्लाइंग एनिमल्स में। कॉकरोच जो है किस में आता है बताओ, सोचो कॉकरोच किस में आता है, वो उड़ता है, वो उड़ता है। पिजन ये भी उड़ता है, बैट ये भी उड़ता है, टोटाइस तो बिल्कुल भी नहीं उड़ता है ना, व्हेल भी नहीं उड़ती है, फिश भी नहीं उड़ती है और लिजर्ड भी नहीं उड़ती है, बट जो ग्रास हॉपर है वो उड़ता है। जो ग्रास हॉपर है वो उड़ता है। बस इसी के बेसिस पे हमको इतना सा काम करना था, इतना सा ही इसमें कैटेगराइजेशन था। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम 5 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। So question 6 is, as the population grow and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surroundings? How do you think we can address this challenge? देखो भाई, ये तो हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि ड्यू टू आर ग्रोइंग पॉपुलेशन, उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जंगलों को काटना पड़ रहा है। आप खुद सोचो, जहाँ पे अभी आप रहते हो, ठीक है, क्या हमेशा से वहां पे बिल्डिंग्स थे? ऐसा तो नहीं होगा, वहां पे पहले जंगल थे। हमने अपना घर बनाने के लिए प्लांट्स का, एनिमल्स के, सबके घर हमने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो कभी ना कभी तो डिस्ट्रक्शन आना ही है, कभी ना कभी वो हमें इम्पैक्ट तो करेगा ही, ठीक है। और यही रीजन था वो कोविड वाला, ठीक है। सबके सब क्या करते थे, फिर जंगलों में भाग रहे थे उस वक्त, क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए। बट अभी अगर उनको घर बनाना होगा तो फिर वो पेड़ पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे कि किसी भी तरीके से हमारा बस घर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इम्पैक्ट के बारे में हमको बात करना है कि किस तरीके से ये अफेक्ट करता है, किस किस को अफेक्ट करता है, किस किस से हमें लॉस है, ठीक है, क्या क्या चीजें बिगाड़ देता है। सो इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन के बारे में बात करते हैं। पेड़ को काटते हैं जब हम इन अ लार्ज स्केल, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, डिफोरेस्टेशन कहते हैं। ठीक, impact of deforestation। तो सबसे पहले किस चीज का लॉस होगा, सबसे पहले किस चीज का लॉस होगा, हमारे नेचर का लॉस होगा, हमारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, ठीक है। सबसे पहला जो लॉस है हमारा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये हमारा सबसे पहला लॉस है, सबसे बड़ा लॉस। उसके बाद हमारे क्लाइमेट चेंज हो जाएंगे, चेंज इन क्लाइमेट, ये हमारा क्या है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे क्लाइमेट पे भी इफेक्ट होएगा, सॉइल इरोजन होने लग जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, सॉइल इरोजन। क्यों? क्योंकि प्लांट नहीं रहेंगे तो सॉइल को होल्ड करने के लिए कोई नहीं रहेगा। जब सॉइल को होल्ड करने के लिए कोई नहीं रहेगा तो जो सॉइल है वो इरोड हो जाएंगे, ठीक है। एयर की जो क्वालिटी है वो भी बहुत खराब हो जाएगी, डिक्रीज एयर क्वालिटी, डिक्रीज एयर क्वालिटी। तो ये इम्पैक्ट डिफोरेस्टेशन पे पड़ेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या है, हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज। अब हम इस चैलेंज को किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, ये हमसे पूछा है, ठीक। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे एड्रेसिंग दी चैलेंज।
एड्रेसिंग दी चैलेंज। चलो बता दो कौन कौन से चैलेंजेस को हम यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले कि भाई हमारे जो एरियाज है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, जितने भी नेशनल पार्क है, सेंचुरीज पार्क है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के दोनों सुरक्षित हो जाए, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज, सबसे पहला जिसमें हम किसको प्रोटेक्ट करने की बात बोलेंगे बेटा, जिसमें हम नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पार्क को प्रोटेक्ट करने की बात बोलेंगे, ठीक है। तो स्टैब्लिश मोर हमें स्टैब्लिश करना चाहिए मोर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और इनको स्टैब्लिश करने के साथ साथ इनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, ठीक है। टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, टू पहली चीज तो ये हो गई, इस चीज को हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। अब ये क्या है कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, सोचो जरा। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट क्या है, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के आसपास, वो इनको प्रोटेक्ट करने का एफर्ट कर सकती हैं, क्योंकि भाई वो उनके घर जैसा ही, वो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यस और नो, क्या इतनी चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या हो जाएगा, एंगेज लोकल कम्युनिटीज। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एंगेज लोकल कम्युनिटी, engage local community in forest conservation ठीक है, engage local community in forest conservation, ठीक है, and we should plant more trees near our surrounding, and we should plant more and more trees, more and more trees near our surroundings, ठीक है, नियर आवर सराउंडिंग्स। तो ये चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन 7 इज एनालाइज द फ्लो चार्ट। हमें इस फ्लो चार्ट को एनालाइज करना है और व्हाट कैन बी एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी, ये हमको बताना है, ठीक है। ए और बी का क्या, प्लांट, डज इट हैव लीव्स, ठीक है, एंड डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन में यहाँ पे नो है और यहाँ पे यस। अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो ठीक है, नहीं है तो पैरेलल वेनेशन हो जाएगा। यस, तो ए वाला जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि मैंगो, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, मैंगो है, रोज है, ठीक है। अगर हम हिबिस्कस के बारे में बात करें तो ये भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, मस्टर्ड, ये भी इसका एग्जांपल है। अब बात करते हैं कि अगर पैरेलल, ये रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है तो कौन सा वेनेशन हो जाएगा, पैरेलल वेनेशन हो जाएगा। यहाँ पे अगर रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है तो कौन सा वेनेशन हो जाएगा, पैरेलल वेनेशन। एग्जांपल क्या है, जैसे व्हीट है, मेज है, ग्रास है,
तो ये पैरेलल वेनेशन के एग्जाम्पल है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। देख रहे हो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 8 इज राज आर्ग्यू विद हिज फ्रेंड संजय। ठीक है भाई, राज जो है अपने फ्रेंड संजय के साथ क्या कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है। दैन गुड़हल यानी कि हिबिस्कस प्लांट जो है वो शॉप की कैटेगरी में आ रहा है। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। तो संजय इसको क्लैरिफाई करने के लिए किस किस टाइप की क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ भाई जो गुड़हल है वो एक शॉप ही है, ठीक है। तो उसके लीव्स के बारे में पूछ सकते हैं, उसके रूट्स के बारे में पूछ सकते हैं, उसके हाइट के बारे में पूछ सकते हैं, उसके नेचर के बारे में पूछ सकते हैं कि स्टेम ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द गुड़हल प्लांट। तभी हमें पता चल जाएगा कि शॉब है कि हर्ब है, ठीक है। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द गुड़हल प्लांट। गुड़हल प्लांट की हाइट कितनी है, क्या है, ये बता दो, ठीक। उसके जो प्लांट है, जो गुड़हल प्लांट है वो वुडी है कि नहीं है, उसके जो स्टेम है। सो इज द स्टेम ऑफ गुड़हल प्लांट वुडी। इसके जो स्टेम है ये वुडी है कि नहीं है। एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स स्टेम। What is the nature of its stem? इसके स्टेम का क्या नेचर है, तो इनसे वो इजीली क्लैरिफाई कर पाएगा। नाउ द 9th क्वेश्चन। अब हम आ चुके हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दो ही क्वेश्चन बचे हैं और फिर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ओवर हो जाएगा। So based on the information in the table, find out the examples of these plants for each group. डाइकॉट, मोनोकॉट, टैप रूट है, फाइब्रस रूट है, एग्जाम्पल्स बता दो, ठीक है। एग्जाम्पल्स बता दो, टैप रूट के क्या एग्जाम्पल्स होंगे एंड फाइब्रस रूट के क्या एग्जाम्पल्स होंगे। देखो टैप रूट है तो अभी हमने देखा था रोज हो गया, मैंगो हो गया, कितने एग्जाम्पल्स बताने, कितने बता सकते हैं। हिबिस्कस है, ठीक। फाइब्रस रूट की अगर हम बात करें तो ग्रास है, व्हीट है, अनियन है। इन सब में हमको कैसा रूट देखने के लिए मिलता है, फाइब्रस रूट देखने के लिए मिलता है। नाउ व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव। प्लांट्स ऑफ ग्रुप के पास और क्या सिमिलैरिटीज हैं। देखो सारे के सारे कैसे हैं, डाइकॉट है, ये तो हमको पता है। सारे के सारे कैसे हैं, यहाँ पे प्लांट ए वाले डाइकॉट है, दैट मीन्स उनका लीफ कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगा। तो ए वाले की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट ऑफ ग्रुप ए हैव। तो प्लांट इन ग्रुप ए, प्लांट इन ग्रुप ए जो कि कैसा है, डाइकॉट है। प्लांट इन ग्रुप ए इज डाइकॉट, लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन, have leaves with reticulate venation। फिर है what other similarities do plant of group B have। तो सेम उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल वेनेशन हो जाएगा। सो प्लांट इन ग्रुप बी, प्लांट इन ग्रुप बी जो कि मोनोकॉट है, have leaves with कैसे लीव्स हो जाएंगे, यहाँ पे पैरेलल वेनेशन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे पैरेलल वेनेशन हो जाएंगे, ठीक।
Now, the last question of today's class and last question है इस chapter का भी 10th question. So, question 10 is observe the label part of the duck in the given picture and what differences do you observe in the feet of duck. ठीक है, इनके feet में हमको क्या difference देखने के लिए मिला है, compare करना है with the other birds and which activity would the duck be able to perform using this part. और ये देखो इनका जो webbed feet है ये किस काम में आता है, किस काम में आता है हमको ये बताना है. ठीक है, इनकी एक्टिविटी से रिलेटेड हमको चीजें बतानी है. तो ये था हमारा क्वेश्चन. नाउ लेट्स फाइंड आउट द आंसर. ठीक है, फटाफट से आंसर देखते. तो डिफरेंसेस इन देयर फीट हमको दिख रहा है, इधर दोनों के फीट कैसे हैं, अलग अलग. ठीक है, सो डिफरेंसेस इन देयर फीट. कैसे कैसे फीट है डक के पास, वेब्ड फीट है. कैसे फीट है डक के पास, डक हैज वेब्ड फीट. डक हैज वेब्ड फीट. वहीं जो बेचारा हमारे पास पिजन है, पिजन डू नॉट हैव अ वेब्ड फीट. इसके रेगुलर बर्ड फीट है. पिजन डू नॉट हैव webbed feet. ठीक है, pigeon do not have webbed feet, has regular bird feet. ठीक, समझ में आया. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि which activity would the duck की जो ये webbed feet है वो किस एक्टिविटी में काम आता है ये हमको बताना है. ठीक है, इस एक्टिविटी के बारे में हमको बताना है. तो सबसे पहला इनके जो वेब्ड फीट होते हैं ना वो स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं. किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग करने में. सो द वेब्ड फीट हेल्प द डक दी, ठीक है, दी वेब्ड help the duck to swim. जो वेब्ड फीट है वो डक को हेल्प करता है स्विम करने में. टू पैडल थ्रू वाटर, टू पैडल थ्रू वाटर. डन है भाई इतना. दूसरा उनको वॉक करने में हेल्प करता है मडी और वेट सरफेस पे. ठीक है, तो वेब्ड फीट प्रोवाइड वेब्ड फीट क्या प्रोवाइड कराता है, स्टेबिलिटी. So webbed feet provide stability and prevent duck from sinking. And prevent duck from उसको डूबने से, सिंक होने से बचा लेता है. सिंकिंग. तो ये उनकी कुछ एक्टिविटीज हैं जिनमें वो हेल्प करता है. और इसी के साथ बेटा हमारा ये जो क्वेश्चन आंसर था वो भी हमारा कंप्लीट होता है. ये सारी चीजें डन है, चैप्टर फिनिश है. ओके, तो आई होप कि जितनी भी चीजें, जितने भी क्वेश्चन आंसर हमने इस चैप्टर में किए हैं आपको सब समझ में आए होंगे. अगर कुछ भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन रह जाता है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, बस अब नेक्स्ट क्लास से हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.